तो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहिताज सिंह। और जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो हमारा पावर सिस्टम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का पेपर हुआ था AKTU का, उसका सॉल्यूशन बनाना था। कई बच्चों को कमेंट आ रहे थे। बेटा आप लोगों को बता दूं मैं, आप लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हो। आपको सोचना चाहिए। थोड़ी सी मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही थी टाइम की। दूसरा प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास इसका पेपर नहीं था। सॉल्यूशन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होता है, ठीक है ना। और आपको मैंने पहले भी EHVAC HVDC का सॉल्यूशन दिया है, जो कि आपका 99% करेक्ट सॉल्यूशन है। फिर भी मैं बना रहा हूँ इसका, और पावर क्वालिटी का भी बनाऊँगा। थोड़ा बेटा टाइम की प्रॉब्लम चल रही है, तो थोड़ा सा आप इस बात को सोचा करो, ठीक है ना। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो ये पेपर है, देखिएगा। पेपर का कोड है आपका REE082, ठीक है ना। ये पेपर आपका हुआ था पावर सिस्टम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का। तो इसको देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं, बस केवल आप लोग देखते जाएं, अपने आंसर चेक कर लें। पहला क्वेश्चन कह रहा, हाउ कैन वी चेक अपॉन द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम। कि पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। पावर सिस्टम की जो स्टेबिलिटी हम चेक करते हैं, वो चेक करते हैं बाई चेकिंग द वेरिएशन इन लोड एंगल एंड रियल पावर। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बाई चेकिंग द वेरिएशन इन लोड एंगल एंड रियल पावर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ ए पावर सिस्टम सिग्निफाई। कि किसी पावर सिस्टम की स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी क्या सिग्निफाई करती है। तो ये बेटा आपकी सिग्निफाई करती है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, मेंटेनिंग ए सिंक्रोनिज्म बिटवीन मशीन्स एंड टाई लाइन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 कह रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट। तो देखिएगा, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के लिए जो डेल्टा की वैल्यू होती है बेटा, वो होती है आपकी 30 डिग्री। वो होती है 30 डिग्री फॉर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। और स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी के लिए कितनी होती है, 90 डिग्री। तो साइन 30 कितना होता है आपका 1/2, और साइन 90 कितना होता है 1। तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट आपकी होगी लोअर देन स्टडी स्टेट लिमिट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका बी होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, बाई यूजिंग बीच ऑफ द कंपोनेंट्स कैन द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट ऑफ ए पावर सिस्टम बी इम्प्रूव। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट का यूज करके हम ट्रांजिएंट लिमिट किसी पावर सिस्टम की इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसका बेटा राइट आंसर जो होगा वो होगा सीरीज कैपेसिटर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट। कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, द मैक्सिमम फ्लो ऑफ पावर थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन द पावर सिस्टम विदाउट लॉस ऑफ स्टेबिलिटी व्हेन ए लार्ज एंड सडन डिस्टर्बेंस अकर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम कैन बी इम्प्रूव। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 1, ऑटो रिक्लोजिंग, बिल्कुल सही ऑप्शन है। फास्ट वाल्व कंट्रोल, टरबाइन का अगर हम वाल्व कंट्रोल कर लेंगे उससे भी हो जाएगा, लोड रिजेक्शन से भी हो जाएगा, और फास्ट सर्किट ब्रेकर का यूज करने से भी हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक सेकंड, इसको थोड़ा लैंडस्केप में मैं कर लेता हूँ। थोड़ा और लार्ज दिखाई देगा ये। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, द पावर सिस्टम स्टेबलाइजर इज यूज टू। तो पावर सिस्टम स्टेबलाइजर का क्यों यूज करते हैं। पावर सिस्टम स्टेबलाइजर का बेटा यूज करते हैं टू इम्प्रूव द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी ऑफ ए पावर सिस्टम इज इम्प्रूव्ड। तो देखिएगा, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी जो हम इम्प्रूव करते हैं वो हम इम्प्रूव करते हैं बाय यूजिंग डबल सर्किट लाइन इंस्टेड ऑफ सिंगल सर्किट लाइन। सिंगल सर्किट लाइन की जगह डबल सर्किट लाइन अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो स्टडी स्टेट हमारी स्टेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा।
9 में वो कह रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल AGC का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है। तो इसका बेटे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टरबाइन स्पीड कंट्रोल फॉर वोल्टेज एंड एक्साइटेशन कंट्रोल फॉर फ्रीक्वेंसी। मतलब ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल में क्या होता है कि हमारी टरबाइन की स्पीड कंट्रोल की जाती है जिससे कि हमारा वोल्टेज कंट्रोल हो जाता है, और एक्साइटेशन कंट्रोल किया जाता है जिससे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। 11 नंबर देखिएगा, विच एमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। देखिएगा जनरेशन की एफिशिएंसी भी इन्फ्लुएंस करती है, फ्यूल कॉस्ट भी इन्फ्लुएंस करेगी, ट्रांसमिशन लॉसेज भी इन्फ्लुएंस करेगी कॉस्ट ऑफ जनरेशन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द यूज़ ऑफ हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर। तो हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर का मैंने अभी बताया था कि वो यूज करते हैं टू इम्प्रूव द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है द क्रिटिकल क्लियरेंस की जगह क्लियरिंग होगा, ये गलत लिख रखा है। क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम ऑफ ए फॉल्ट इन ए पावर सिस्टम इज रिलेटेड टू। तो देखिएगा क्रिटिकल क्लियरिंग जो टाइम होता है दैट इज रिलेटेड टू ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी। टू पावर सिस्टम ए एंड बी आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल। If system A increases its generation to deliver 100 megawatt to system B, what will be the effect if system B does not reduce its generation simultaneously। मतलब दो सिस्टम पैरेलल में ऑपरेट हो रहे हैं, एक सिस्टम A अपना जनरेशन बढ़ाता है टू डिलीवर 100 मेगावाट, बट सिस्टम B अपना जनरेशन कम नहीं करता है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, एक मिनट चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ ए एंड बी विल डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन अनचेंज्ड। इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है गवर्नर्स फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ पावर जनरेशन यूनिट प्रोवाइड्स। ए फ्लैट स्पीड लोड करेक्टरिस्टिक, नहीं। एन इंक्रीज ऑफ स्पीड विद इंक्रीजिंग लोड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ए डिक्रीज ऑफ स्पीड विद इंक्रीजिंग इन लोड, जैसे ही लोड आपका इंक्रीज होगा आपकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। What happens if field winding of the synchronous motor is short circuited। देखिएगा अगर किसी सिंक्रोनस मोटर की आपकी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगी फील्ड वाइंडिंग, तो वो एक इंडक्शन मोटर की तरह रन करेगी। कुछ बच्चे इसका करके आए हैं नॉट रन, मोटर विल बर्न आउट, ऐसा नहीं है। सिंक्रोनस मोटर किसकी तरह बिहेव करेगी, व्हाट हैपन्स इफ द फील्ड वाइंडिंग ऑफ द सिंक्रोनस मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड। फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है, मोटर के रोटर पर होती है, और रोटर की वाइंडिंग अगर शॉर्ट होगी तो बेटे वो एक्ट करेगा एज ए स्क्वायल केज रोटर, और स्क्वायल केज रोटर किस में होता है आपका, इंडक्शन मोटर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका डी, रन एज ए इंडक्शन मोटर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है इन ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इफ वन ऑफ द फेजेज इज शॉर्ट सर्किटेड द मोटर विल। देखिएगा अगर सप्लाई में ही आपका एक फेज डैमेज हो जाता है तो 2 फेज से नहीं चलेगी मोटर आपकी सिंक्रोनस मोटर। इंडक्शन मोटर आपकी 2 फेज से चल जाती है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर आपकी 2 फेज मोटर नहीं होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा नॉट रन, इट विल नॉट रन और नॉट स्टार्ट। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AVR। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AVR, दिस टर्म इज रिलेटेड टू वोल्टेज कंट्रोल। तो इसका बेटा फुल फॉर्म होती है पावर सिस्टम में ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। इसका राइट आंसर होगा आपका डी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 देखते हैं। 19 कह रहा है ऑन विच साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर टेप चेंज इज
प्रोवाइडेड। देखिएगा टेप चेंजिंग हम दोनों तरफ प्रोवाइड कराते हैं। जो स्मॉल ट्रांसफार्मर होते हैं वहाँ लो वोल्टेज साइड की तरफ प्रोवाइड कराते हैं, जो आपके बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं वहाँ हाई वोल्टेज साइड पर कराते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, ऑन हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज साइड। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट यूज फॉर वोल्टेज कंट्रोल। तो वोल्टेज कंट्रोल में किसका यूज नहीं करते हैं? तो बेटा टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर का करते हैं, सीरीज कंपनसेटर का करते हैं, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन करने के लिए सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर का करते हैं, इंडक्शन जो हमारे जनरेटर होते हैं इंडक्शन जनरेटर का हम यूज़ नहीं करते हैं। आपने देखा कभी इंडक्शन जनरेटर का यूज करते हुए? कहीं पर इंडक्शन जनरेटर का यूज़ नहीं करते हैं। ट्रांजिएंट इन सिंक्रोनस जनरेटर इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है ना। जो ट्रांजिएंट हमारे डेवलप होते हैं सिंक्रोनस जनरेटर में, इट इज सिमिलर टू द सीरीज आरएल सर्किट। इसका राइट आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, आफ्टर हाउ मैनी साइकिल्स इन ए सिंक्रोनस जनरेटर सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट रीचेज टू इट स्टेडी स्टेट वैल्यू। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आफ्टर 30 साइकिल्स। आफ्टर 30 साइकिल्स द सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट will attain its steady state value. Question number 23, in case of synchronous generator the reactance is constant। ये रिएक्टेंट्स नहीं है, दिस इज द रिएक्टेंस। देखिएगा पेपर आपका जो लिया है इन्होंने, जहाँ से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए हैं एज इट इज उतार दिए हैं, इन्होंने वर्ड्स को भी नहीं चेंज किया है। दिस इज नॉट रिएक्टेंट, इट इज रिएक्टेंस। तो आपको पता है बेटा रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, और ओमेगा होता है 2π/T इंटू एल। इसका मतलब जो रिएक्टेंस होता है वो टाइम के साथ चेंज होता है। ये कह रहा है इन केस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर रिएक्टेंस इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नहीं होता, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ये टाइम पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज AVR। तो AVR क्या होता है? AVR इज एन एब्रीविएशन फॉर ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन, बिल्कुल सही है। इट इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट इन सिंक्रोनस जनरेटर, ये भी सही है। इट कंट्रोल्स द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द जनरेटर बाय कंट्रोलिंग इट्स एक्साइटेशन, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द PSS पावर सिस्टम स्टेबलाइजर इज, पावर सिस्टम स्टेबलाइजर, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है पावर सिस्टम स्टेबलाइजर। ए डिवाइस दैट मेजर्स इंप्रूवमेंट इन पावर स्टेबिलिटी, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी व्हेन एडेड टू ए जनरेटर्स ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, 27, जनरेटर ट्रांसफॉर्मर। जनरेटर ट्रांसफार्मर बेटा आपने देखा है कि जहां हमारे पास जनरेटर होता है तो जनरेटर का जो जनरेटिंग वोल्टेज होता है 11 किलो वोल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं। जैसे हमें 66 या 132 kV पे हमें क्या करना है, ट्रांसमिशन करना है, तो क्या लगाते हैं हम जनरेटर के पास, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर ए। The order of block diagram representation of a synchronous machine with thyristor and AVR, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना होगा, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम जो हम बनाते हैं जिसमें सिंक्रोनस मशीन होती है, एक थायरिस्टर होता है और AVR होता है, इसका जो आपका ऑर्डर होता है ये एक हायर ऑर्डर सिस्टम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है ना। एन SCR इज ए ट्रिगर डिवाइस, तो हमेशा SCR कैसी डिवाइस होती है, करंट ट्रिगर डिवाइस होती है, ठीक है ना। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 28। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 कह रहा है एन SCR इज समटाइम्स कॉल्ड, SCR को क्या बोलते हैं, थायरिस्टर भी बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। द कंट्रोल एलिमेंट ऑफ SCR, कंट्रोल एलिमेंट क्या होता है, गेट होता है, गेट के थ्रू कंट्रोल करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ये थायरिस्टर क्या होती है, PN डिवाइस होती है, यानी 4 लेयर होती हैं, PN लेयर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, विच टर्मिनल डज नॉट बिलोंग टू SCR। SCR में कौन सा टर्मिनल नहीं होता, एनोड होता है, गेट होता है, कैथोड होता है, कौन सा नहीं होता, बेस नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, बेस।
एन एस सी आर इज ए, तो एस सी आर में कितनी लेयर होती हैं आपकी, 4 लेयर होती हैं और 3 जंक्शंस होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 4 लेयर 3 जंक्शन डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। 34 कह रहा है द स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट ऑफ ए सिंक्रोनस जनरेटर कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक है, कैन बी इंक्रीज्ड, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट जो इंक्रीज कर सकते हैं, एन इंक्रीज इन इट्स रिएक्टेंस, एन इंक्रीज इन द एक्साइटेशन ऑफ मशीन। ये तो दोनों ऑप्शन गलत हैं आपके। नेक्स्ट, ए डिक्रीज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मशीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंड डिक्रीज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मशीन। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मशीन की कम कर देंगे तो स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट इंप्रूव हो जाएगी। विच एमंग द फॉलोइंग इज ए यूनिक मॉडल ऑफ सिस्टम। तो यूनिक मॉडल जो होता है वो ट्रांसफर फंक्शन होता है। ठीक है, स्टेट वेरिएबल नहीं होता है, ट्रांसफर फंक्शन इज द यूनिक मॉडल। स्टेट मॉडल रिप्रेजेंटेशन इज पॉसिबल यूजिंग फिजिकल वेरिएबल, फेज वेरिएबल, कैनोनिकल स्टेट वेरिएबल। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। फिजिकल वेरिएबल से भी स्टेट मॉडल बना सकते हैं, फेज वेरिएबल से भी बना सकते हैं और कैनोनिकल स्टेट वेरिएबल से भी बना सकते हैं। स्टेट स्पेस एनालिसिस इज एप्लीकेबल इवन इफ द इनिशियल कंडीशंस आर नॉन जीरो। अगर आपको इनिशियल कंडीशन भी दे रखी है तो स्टेट स्पेस एनालिसिस आप कर सकते हो, जबकि अगर आपके पास नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन दे रखी है तो ट्रांसफर फंक्शन आपका वैलिड नहीं होगा, ट्रांसफर फंक्शन वैलिड नहीं होगा। तो स्टेट स्पेस एनालिसिस इज एप्लीकेबल इवन इफ द इनिशियल कंडीशंस आर नॉन जीरो। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 एंड 39 देखिएगा। व्हेन ह्यूमन बीइंग ट्राइज टू अप्रोच एन ऑब्जेक्ट हिज ब्रेन एक्ट्स एज। तो उसका जो ब्रेन वर्क करता है वो किसकी तरह वर्क करता है, कंट्रोलर की तरह वर्क करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 39, द ट्रांसफर फंक्शन फॉर द स्टेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंटिन्यूस टाइम LTI सिस्टम इज गिवन बाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज सी इंटू SI माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स एनालिसिस इज डन फॉर। ट्रांजिएंट एनालिसिस किसके लिए डन किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो ये किया जाता है किसका, स्टेबल सिस्टम के लिए। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स एनालिसिस जो करते हैं हम वो स्टेबल सिस्टम का करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल इन कंट्रोल सिस्टम, इम्पल्स सिग्नल होता है, रैम्प सिग्नल भी होता है, यूनिट स्टेप भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स का क्या होता है आपका 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 43 एंड 44 देखिएगा। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ टाइम रेस्पॉन्स इफ द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर लोकेटेड ऑन एस प्लेन इमेजनरी एक्सिस। अगर इमेजनरी एक्सिस पर आपके रूट्स लाई करते हैं तो आपका जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, 43। ठीक है, तो देखिएगा अगर आपके कॉम्प्लेक्स एस प्लेन में रूट आपके लाई कर रहे हैं इमेजनरी एक्सिस पर, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज जे ओमेगा, तो कोई ऑक्सीलेशंस आपके नहीं बनेंगे, नो ऑक्सीलेशंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 44 देखिएगा। द आइडेंटिकल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हैव बीन कैस्केडेड नॉन इंटरएक्टिवली, द यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम विल बी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्रिटिकली डैम्प्ड। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 45 वो कह रहा है इन ए पावर सिस्टम स्टेबलाइजर फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स आर यूज्ड। कौन कौन से ब्लॉक हम यूज करते हैं, तो देखिएगा वॉश आउट फिल्टर आपका यूज होता है, फेज लीड कंपनसेटर भी यूज़ होता है, फेज लैग कंपनसेटर आपका यूज़ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट अक्सर करते हैं कि फेज लैग कंपनसेटर भी लगाते हैं, फेज लैग कंपनसेटर नहीं यूज करते हैं, केवल हम कौन सा यूज करते हैं, फेज लीड कंपनसेटर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग compensator is used to increase the damping of pair of complex roots that severally underdamped। तो इसमें हम यूज करते हैं फेज लीड कंपनसेटर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी।
क्वेश्चन नंबर 47 और 48 देख लेते हैं। देखिएगा 46 और 47 दोनों एक ही क्वेश्चन है। द फॉलोइंग कंपनसेटर इंक्रीजेज द डैम्पिंग ऑफ ए पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स दैट आर सेवरली अंडर डैम्प्ड। तो ये दोनों सेम क्वेश्चन है 46 और 47, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, फेज लीड कंपनसेटर। ये फेज लैग कंपनसेटिंग नेटवर्क क्या करता है? तो फेज लैग कंपनसेशन या कंपनसेटिंग नेटवर्क क्या करता है? गेन को, बैंडविड्थ को कम कर देता है, डिक्रीजेज द सिस्टम बैंडविड्थ। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है टू इंक्रीज डैम्पिंग ऑफ पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स कंपनसेटर। सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द फेज लीड कंपनसेटर। ठीक है। इफ पोल्स ऑफ द सिस्टम आर लाइंग ऑन द इमेजिनरी एक्सिस इन एस प्लेन द सिस्टम विल बी, तो सिस्टम कैसा होगा? मार्जिनली स्टेबल होगा। ना तो सिस्टम को आप स्टेबल बोल सकते हो, ना ही अनस्टेबल बोल सकते हो। When the number of states to be estimated is more than number of available measurement, the problem is called as। when the number of states यानी जो number of measurement है that is less than number of states। तो जब number of measurement आपका कम होता है number of states estimation से, तो आपका जो प्रॉब्लम होती है वो होती है अंडर डिटरमाइंड। वो प्रॉब्लम आपकी कहलाती है अंडर डिटरमाइंड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। when number of measurement is less than number of states, then the problem created is under determined। now when m is greater than n, जब आपका नंबर ऑफ मेजरमेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ स्टेट्स, तब जो प्रॉब्लम होती है वो कहलाती है आपकी ओवर डिटरमाइंड। और जब m इज ग्रेटर देन n होता है तब कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं आती है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडर डिटरमाइंड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52। देखिएगा इसी पर बेस 3 क्वेश्चन आपके दे रखे हैं। when द नंबर ऑफ स्टेट्स टू बी एस्टिमेटेड इज लेस देन, अब क्या कह रहा है यहाँ पर? नंबर ऑफ मेजरमेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ स्टेट। इसका मतलब अब जो प्रॉब्लम हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ओवर डिटरमाइंड। अब प्रॉब्लम कौन सी हो जाएगी आपकी? ओवर डिटरमाइंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53। when नंबर ऑफ स्टेट्स टू बी एस्टिमेटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अवेलेबल मेजरमेंट। ठीक है। यानी m किसके बराबर हो जाएगा? आपका n के बराबर हो जाएगा, तब ये कहलाएगा आपका कंप्लीटली डिटरमाइंड। कंप्लीटली डिटरमाइंड, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है when the number of states is lesser than the number of measurements, the estimated value of the state क्या होगी? फिर वो कह रहा है नंबर ऑफ स्टेट्स इज लेस देन, यानी मेजरमेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ स्टेट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इज द वेक्टर ऑफ मिनिमम नॉर्म्स दैट फिट्स द मेजर क्वांटिटीज टू द मेजरमेंट एग्जैक्टली। 55 देखिएगा when द नंबर ऑफ स्टेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेजरमेंट, तो ये क्या करेगा? एग्जैक्टली फिट करेगा। अगर नंबर ऑफ मेजरमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट, देन इट फिट्स द मेजर्ड क्वांटिटीज टू द मेजरमेंट एग्जैक्टली। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 56 में बोल रहा है when द नंबर ऑफ स्टेट्स इज लेस देन, when द नंबर ऑफ स्टेट्स इज लेस देन। ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है आपका 56 भी आपका सेम क्वेश्चन है। ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, इज द वेक्टर ऑफ मिनिमम नॉर्म दैट फिट्स द मेजर क्वांटिटी टू मेजरमेंट एग्जैक्टली। रिपीटेड क्वेश्चन है 56 एंड 56 बोथ द क्वेश्चंस आर सेम। ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। फॉर इम्पल्स टरबाइन द रनर रेट। देखिएगा इम्पल्स टरबाइन के अंदर जो रनर हम यूज करते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए हाइड्रोलिक टरबाइन। देखिएगा हाइड्रोलिक टरबाइन का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो एक नॉन मिनिमम फेज ट्रांसफर फंक्शन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। उसके बाद कह रहा है
कालमन्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर, देखिए कालमन टेस्ट का यूज़ हम ऑब्जर्वेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी दोनों को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। तो 59 का करेक्ट आंसर होगा डी। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60 एंड 61। क्वेश्चन नंबर 60, कंसीडर द सिस्टम इफ रिप्रेजेंटेड बाय स्टेट इक्वेशन x1t इज इक्वल टू x2t देन द सिस्टम इज। तो सिस्टम कैसा होगा? सिस्टम आपका होगा अनकंट्रोलेबल, सिस्टम विल बी अनकंट्रोलेबल। राइट आंसर हो जाएगा बी। ए ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम डज नॉट हैव पोल जीरो कैंसिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम इज कंप्लीटली कंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 62। द रूट्स ऑफ इमेजिनरी एक्सिस मेक्स द सिस्टम। अगर इमेजिनरी एक्सिस पर रूट्स हैं तो सिस्टम को क्या बनाते हैं? मार्जिनली स्टेबल। इफ द रूट्स ऑफ द हैव निगेटिव रियल पार्ट्स देन रेस्पॉन्स कैसा होगा? अगर हमारे ये रूट्स यहाँ लाई कर रहे हैं निगेटिव रियल पार्ट में तो सिस्टम कैसा होगा? आपका स्टेबल होगा। राइट आंसर ए होगा। व्हाट इज द आइगन वैल्यू? तो आइगन वैल्यू क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ए स्केलर एसोसिएटेड विद द गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। 64 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 65 देखिएगा, 65 और 66। ए सिंक्रोनस जनरेटर इज लैगिंग पावर फैक्टर वर्क्स इन। तो अगर आपका लैगिंग पावर फैक्टर में वर्क कर रहा है तो इट विल ऑलवेज बी ओवर एक्साइटेड। अगर मोटर की केस होती तो ये होता अंडर एक्साइटेड, बट मोटर और जनरेटर का केस अपोजिट होता है। तो जनरेटर के केस में अगर लैगिंग पावर फैक्टर पर वर्क कर रहा है तो इट विल बी ओवर एक्साइटेड मोड। द नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑफ एन अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस जनरेटर। तो अगर अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस जनरेटर है तो वो आपका लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करेगा, और जब लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करेगा तो आपका जो आर्मेचर रिएक्शन होगी वो आपकी मैग्नेटाइजिंग होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए। समझिएगा, अंडर एक्साइटेड की बात कर रहा है, सॉरी अंडर एक्साइटेड की बात कर रहा है। तो अंडर एक्साइटेड में क्या होगा? पावर फैक्टर आपका लीडिंग होगा, और जब लीडिंग होगा तो आर्मेचर रिएक्शन आपकी मैग्नेटाइजिंग होगी। 66 देखिएगा, द ब्रेकिंग टॉर्क विच प्लगिंग द मशीन एट जीरो स्पीड विल बी हाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 68, इफ द लोड ऑफ सिस्टम इज सडनली इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम विल। देखिएगा, अगर लोड इंक्रीज करते हैं सडनली तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? आपकी डिक्रीज हो जाएगी। एज्यूम नो कंट्रोल एक्शन। अगर कंट्रोल एक्शन आप लगाते तो फिर धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? आपकी इंक्रीज हो जाती, बट यू आर नॉट यूजिंग द कंट्रोल एक्शन, दैट इज वाई इफ द लोड इज सडनली इंक्रीज द सिस्टम फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है ए सर्किट ऑफ जीरो लैगिंग पावर फैक्टर। तो जीरो पावर फैक्टर तो देखिएगा इंडक्टिव का भी होता है, कैपेसिटिव का होता है, लेकिन किसकी बात कर रहा है? लैगिंग की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। द बैलेंस स्टडी स्टेट ऑपरेशन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन डैम्पर वाइंडिंग। अगर बैलेंस स्टडी स्टेट ऑपरेशन है, स्टडी स्टेट का मतलब होता है नो फ्लक्चुएशन इन द रोटर, there is no oscillations in the rotor, that's why under steady state operation the current in the damper winding will be zero, because motor is running under steady state condition, there is no oscillation, that's why no need to damp up the oscillation, that's why no need to produce the damping torque, तो the current will be zero। तो डियर स्टूडेंट, ये सॉल्यूशन है आपका पावर सिस्टम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का। तो वैसे तो बेटा बहुत केयर करके ये सॉल्यूशन बनाया गया है, लेकिन आपको पता है कोई भी आपका 100% परफेक्ट नहीं होता है, तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन के आंसर आपके मिसमैच हो जाएं। अपनी तरफ से मैंने पूरी केयर की है, पूरा सर्च करके आपको आंसर दिए हैं, और ये वीडियो आप बहुत से स्टूडेंट को ज़रूरत है उनको आप शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए आप। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रेस्पेक्टफुली आप कमेंट किया करें, क्योंकि आप थोड़ा मेरी भी प्रॉब्लम समझें। हो सकता है मेरे पास टाइम ना हो, मेरे पास पेपर ना हो, तो इसके बाद जो आपका सॉल्यूशन आने वाला है एक आध दिन में, वो बेटा मैं पावर क्वालिटी का डाल लूँगा। अगर किसी और पेपर का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो बेटा मुझे पेपर भेज दीजिए,
मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कीजिए 9720914647। तो किसी पेपर का अगर आपको बेटा सॉल्यूशन चाहिए तो PDF बना के आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है ना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।